हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल। तो फ्रेंड्स, ये पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेशन सीरीज है। आज हम कुल 75 क्वेश्चंस करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो या यूजीसी नेट दे रहे हो, उसमें काफ़ी आपको हेल्प करने वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल पे पहली बार आप आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जब सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करें आज का क्लास। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी जरूर करें। देखिए, पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के एक अमूर्त मॉडल का सूचक है? क्या राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्था के एक अमूर्त मॉडल का सूचक है? तो ये बोले थे W.T. ब्लूम। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो किसी भी राज्य की राजनीतिक व्यवस्था का दार्शनिक आधार उसके राजनीतिक सिद्धांत में अंतर्निहित होता है, मूलतः जिसका स्वरूप अमूर्त होता है। इस संदर्भ में तुलनात्मक राजनीतिक विचारक ब्लूम ने यह प्रसिद्ध कथन राजनीतिक सिद्धांत व्यवस्था का एक अमूर्त मॉडल का सूचक है। अगला है, जॉन रॉस की सामाजिक न्याय की अवधारणा को निम्नलिखित में से किसने एक मारीचिका के रूप में खारिज किया है? तो ये फेडरिक हैक ने किया है। ऑप्शन नंबर सी बी इज द राइट आंसर। उनकी बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रोड टू सर्वडम 1944। ये नव उदारवादी या इन्हें स्वच्छंदतावादी भी कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय विचारक राजनीतिक अभिजन के सिद्धांत से संबंधित? यूरोपीय विचारक तो ये हो जाएंगे पेरेटो और मोस्का। यूरोपीय विचारक पेरेटो मोस्का राजनीतिक अभिजन के सिद्धांत से संबंधित है। पेरेटो की बुक है द माइंड एंड द सोसाइटी 1916। सर्कुलर ऑफ एलिट्स किया था मोस्का ने अपनी कृति रूलिंग क्लास 1896। ठीक है, दोनों की बुक भी इंपॉर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन, मैच करना है हमें। एक साइड है दार्शनिक और दूसरे साइड है उनका विचार। दार्शनिक में मैकियावेली, हॉब्स, लॉक और रूसो। तो मैकियावेली का हो जाएगा नैतिक उदासीनता। ठीक है, संपत्ति का नैसर्गिक, सबसे पहले आप ये लगा सकते हो। सी में 4, सी में 4 आपका 2 में है, तो 2 तो ऐसे ही कट गया। फिर हो जाएगा मैकियावेली का हो जाएगा सेकंड, तो ये ए हो जाएगा क्योंकि इसमें सेकंड नहीं है, थर्ड है। मैकियावेली ने नैतिकता की उदासीनता हो जाएगा। लॉक का आपका हो जाएगा संपत्ति, नैसर्गिक सिद्धांत। और रूसो हो जाएंगे तर्क के प्रति विद्रोह। और हॉब्स का हो जाएगा आत्म परीक्षण की वृत्ति। अगला, निम्नलिखित में से किसने कहा था, मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला हूँ उनमें से अधिकतर छद्म वेश में राजनीतिक थे, लेकिन मैं राजनीतिक का वेश धारण करते हुए भी एक छद्म वेश में के हृदय से मैं धार्मिक हूँ। ये महात्मा गांधी का फेमस कोटेशन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। अगला असर्सन रीजन का क्वेश्चन है। देखिए, असर्सन बोल रहा है विचारों के बारे में प्लेटो का सिद्धांत ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। विचारों के बारे में प्लेटो का जो सिद्धांत है ज्ञान पे आधारित है। उनके अनुसार ज्ञान धारण होती है, तो नहीं। देखिए, ए तो सही है बट आर कारण इसका सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा अरस्तु का नया सामान्य राजनीतिक विज्ञान न केवल अनुभवजन्य और वर्णनात्मक है, बल्कि कुछ मामलों में यह किसी भी नैतिक उद्देश्य से स्वतंत्र भी है, क्योंकि राजनेता को बुरे राज्य के शासन में विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये हो जाएगा G.H. सेवाइन। अगला है, लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, कथन है आपका कौन सा सही नहीं पूछा जा रहा है, यानी राज्य को संवैधानिक दर्जा होना चाहिए। फिर है, सरकार के पास स्वाविवेकी अधिकार होना चाहिए, यह एक सहनशील राज्य है, संपत्ति का नैसर्गिक अधिकार नहीं।
ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना, क्या नहीं पूछा जाए तो केवल डी हो जाएगा ऑप्शन। रूसो के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, देखिए मूल वृत्तियां स्व प्रेम और सहानुभूति मानव की प्रकृति का निर्माण करती है। दूसरा है एक विचारशील मानव दुराचारी पशु होता है। सी है परिणाम केवल प्राकृतिक समाज होता है, परिवार केवल प्राकृतिक समाज होता है। डी है सामान्य इच्छा एक समूह की सोच नहीं होती। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, क्या सही नहीं है? तो यही वाला एक समूह की सोच होती है ना, यही गलत है, बाकी ये सही है। रूसो की प्रसिद्ध बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और सामान्य इच्छा मनुष्य की वास्तविक इच्छा का योग होता है। ठीक है, रियल विल। ठीक है, उन्होंने रियल विल एक्चुअल विल के बारे में बताया है। अगला है जे एस मिल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आनंद गुणवत्ता और मात्रा से भिन्न होता है। मिल गैर उपयोगितावादी तर्कों का उपयोग करते हैं। सुख वह कलन फिलोसफिकल कैलुलस है। आनंद को वस्तुनिष्ठ तरीके से मापा जा सकता है। तो इसका सिर्फ हो जाएगा, उसको मापा नहीं जा सकता। गुणात्मक की बात करते हैं। देखो आनंद गुणात्मक और मात्रा में भिन्न होता है। ठीक है, गैर क्या पूछा जा रहा है, तो इसका सिर्फ हो जाएगा डी वाला। ठीक है, इनकी बुक देखिए, उपयोगितावाद सिद्धांत के प्रतिपादक आपके बोंदा हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो बुक है यूटिलिटेरियनिज्म, ये किसने लिखा? ये जे एस मिल ने लिखा। और कब लिखा है? 1863 में, याद रखिएगा 1863 में। कभी कभी इनके बुक को क्रम में सजाने को मिल सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला है मेजनी और अरविंदो के विचारों में अत्यधिक समानता है। मेजनी और अरविंद दोनों कट्टर, ये पूछा जा रहा है, दोनों का मानना है कि ईश्वर में आस्था नैतिकता का आधार था और राजनीति को नैतिक से अलग किया नहीं जा सकता है। तो दोनों सही और सही व्याख्या है। अगला, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के कितने तरीके बताए हैं? तो 40 तरीके बताए हैं। ठीक है, जिसमें उक्त चोरी करना, पक्षपात करना, रिश्वत लेना, निर्णय लेना, रिश्वत लेकर कोई कारण करना, राज्य के धन से अधिक धन लेना, प्राप्ति की गई राशि से कम। ठीक है, इस तरीके से 40, आपको सिर्फ नंबर याद रखना है। अगला, निम्नलिखित में से, अब ये हमें तुलनात्मक राजनीति से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत गुणवत्ता परक होता है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत मात्रात्मक होता है। उत्तर व्यवहारवाद गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। व्यवहारवाद सिद्धांत आंग्ल अमेरिकी मॉडल के साथ विशेष रूप से संबंधित नहीं है। तो यही वाला कौन सही नहीं पूछा जा रहा था, बाकी तीनों सही है। अब देखिए ये बुक याद रखिएगा, इनको बौद्धिक जनक बोलते हैं। व्यवहारवाद का न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925 का है। और ये जबकि ब्रिटेन में व्यवहारवाद के विकास में जी कैटलिन की पुस्तक द साइंस एंड द मेथड ऑफ पॉलिटिक्स का महत्वपूर्ण योगदान है। कैटलिन की ये बुक भी ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इस बार देख रहे हैं नहीं नहीं वाले ही ज्यादातर है, अब ध्यान दीजिएगा। न उदारवाद का तात्पर्य शास्त्रीय उदारवाद में रुचि के महत्वपूर्ण पुनरुज्जीवन से है। बी है, ब्रिटेन में नव दक्षिण पंथी राजनीतिक दलों के नव उदारवादी विचार ग्रहण किए हुए हैं। सी है, शास्त्रीय उदारवाद का पुनरुत्थान 1970 के दशक में विश्व मंदी के प्रारंभ में एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। टी एच ग्रीन ने स्वतंत्रता के बारे में केवल शास्त्रीय उदारवादी धारणा को स्वीकार किया है। तो ये डी वाला आंसर हो जाएगा। अगला है, राजनीतिक विज्ञान में अपनाए गए सामान्य व्यवस्था सिद्धांत का सही क्रम पहचानिए। तो जो ये जो आया है, कैसे कैसे जो व्यवस्था सिद्धांत किस किस से स्टार्ट हुआ है। देखो व्यवस्था सिद्धांत सबसे पहले आया था आपका नृविज्ञान में। ठीक है, उसके बाद फिर आया समाज विज्ञान में, उसके बाद आया मनोविज्ञान में, फिर आया है राजनीतिक विज्ञान में। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यह राजनीतिक संस्थाओं की रक्षा करता है, यह सरकार के अंगों के सभी प्राधिकारों का स्रोत है, यह पारदर्शी सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है,
यह मूलभूत विधियों को सम्मिलित करता है। तो सुरक्षा वाला तो नहीं है ना इसमें, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन हित समूह के दबाव समूहों के बीच कोई भेद नहीं करता? हित समूह और दबाव समूह के बीच कौन भेद नहीं करता है? तो जीन ब्लॉन्डे और माइनर विनर ये भेद नहीं करते हैं। इनकी बुक बेंटले की है, ऑर्थर बेंटले की, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। अगला है, भारतीय राजनीतिक प्रणाली और अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली के बीच निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य विशेषता है? देखिए, अवशेष शक्तियां केंद्र के पास, तो भारत में केंद्र के पास है और अमेरिका में राज्य के पास, तो यानी एक तो नहीं है ये। अवशेष शक्तियां राज्यों के पास नहीं, तो दोनों में उल्टा है ना। हाँ, भारत के राष्ट्रपति पॉकेट विटो, ये सही है। उच्च सदन में कुछ मनोनीत नहीं, तो उच्च सदन में मनोनीत सदस्य सिर्फ इंडिया में होते हैं, वहां पे नहीं होते, तो इसका राइट आंसर केवल सी, यानी केवल डी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कूट में दिया होगा ना, तो केवल डी होगा, लेकिन उसके हिसाब से सी, मतलब ऑप्शन में सी हो जाएगा, मतलब डी हो जाएगा, और ये इसमें से ऑप्शन सी है। अगला है, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली में प्रत्येक मतदाता के लिए क्या आवश्यक है? तो आवश्यक है निर्वाचित होने वाले प्रत्याशियों जितनी वरीयता को इंगित करना। अगला है, सरकार की अध्यक्षात्मक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का अध्यक्ष होता है, ठीक है, और फिर यह शक्ति के पृथक्करण पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति का कार्यकाल एकदम निश्चित होता है, ठीक है, तो ये तीनों सचिव राष्ट्रपति और सीनेट के प्रति उत्तरदायी होते हैं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तो डी को हमें एलिमिनेट करना था। अगर आप डी एलिमिनेट कर लेते तो आपका आंसर आ जाता है ए बी सी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस सदन में सदस्यों द्वारा सर्वाधिक लंबे भाषण दिए गए थे? तो ये अमेरिकी सीनेट में दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, भारत और अमेरिका के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोनों देशों के राष्ट्रपति एक निर्धारित कार्यकाल होता है। ये उच्च सदन के सभापति हो, दोनों देशों के राष्ट्रपति का एक निर्धारित, ये तो अलग चीज है। यहाँ क्या पूछा जाए, उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, वे उच्च सदन के सभापति होते हैं, ठीक। ये सदन की समितियों को नियुक्त करते हैं। उन्हें बराबर मत की स्थिति में निर्णायक मत लेने का अधिकार होता है। तो इसका है ए बी और सी। ये राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, यदि भी भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी उपराष्ट्रपति के मॉडल पर आधारित है, परंतु इसमें भिन्नता भी है। भारत का उपराष्ट्रपति सदन की समिति को नियुक्त करता है, जबकि अमेरिका का उपराष्ट्रपति ऐसा नहीं करता है, ठीक है। अगला है, एक मिनट, क्या है, तो ए बी, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, इसको हटाओ, ठीक है। 20 को 20 21, एक मिनट, 22 हो गया ना, हाँ 23, 23 में क्या है, अनियमित हित समूहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अनियमित हित, देखिए, वे स्वतः प्रवर्तित समूह होते हैं जो अचानक गठित किए जाते हैं, ठीक है। ये पूर्व, क्या पूछा, कौन सा सही नहीं? ये पूर्व संगठन और नियोजन के आधार पर गठित, ये पूर्व नहीं होते, ये ही होगा, क्या नहीं पूछा जाना, तो ये वाला भी सही हो जाएगा। असंतोष के व्यक्ति के लिए कुछ बार हिंसक व्यवहार पैदा होती है, ये अल्पकालीन और अस्थायी होते हैं, क्योंकि जब मतलब एक तरह से आपको दबाव समूह या हित समूह के बारे में पूछा जा रहा है, हित समूह, अनियमित हित समूह, तो वो अपने कुछ टाइम के लिए होते हैं, अचानक बनते हैं। अगला, पश्चिमी देशों के विकसित लोकतंत्र में सेना नागरिक सत्ता के अधीन होती है। तर्क बोला जा रहा है, सेना उन देशों में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है जहां लोकतंत्र ने संस्थागत रूप नहीं लिया है। तो दोनों सही है, बट इस व्याख्या सही नहीं है। अगला है, हमें मैच करना है। रॉबर्ट मिसेल्स है, जेम्स वर्नहम है, सी राइट मिल्स है।
तो ये देखिए मिसेल्स हो जाएंगे कि अल्पतंत्र हो जाएगा, और प्रबंधकीय हो जाएंगे आपके ये शक्ति मिल्स हो जाएंगे, और लास्ट में है ना, देख लेते इसका आंसर। देखिए अल्पतंत्र हो गया, प्रबंधकीय हो गया, शक्ति हो गया, और लास्ट में संप्रेषण। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से किसने कहा कि विचारधारा को न तो विमोचक या उत्पीड़क या फिर सही या गलत के रूप में समझा जाना चाहिए, यह इनमें से कोई भी हो सकता है। तो ये है एंड्रयू हेवुड। अगला है क्या है, टाइम है। माओ ने अपने इतिहास मैच करना है। माओ ने अपना ऐतिहासिक लंबा मार्च प्रारंभ किया। माओ से रिलेटेड सारा है, तो इसकी ए में 4, बी में माओ पिकिंग विश्वविद्यालय पुस्तकालय में सहायक बने। 21 में माओ ने सीसीपी की पहली कांग्रेस में भाग लिया, और माओ ने अपना ऐतिहासिक लंबा मार्च प्रारंभ किया। तो इससे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 28। लोक संस्थाओं में विश्वास के क्षय के अर्थों में वैधिकरण संकट शब्दावली किसने विकसित की, जिसका परिणाम राज्य के अवपीड़क उपकरण बनने के रूप में सामने आता है? निम्नलिखित में से किसने विकसित किया है? तो हैबरमास। वैधिकरण का संकट, ये वर्ड ध्यान रखिएगा, वैधता का संकट। अगला भारतीय संविधान से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 29। क्या निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य प्रदूषण जल एवं वायु का सेवन से नहीं है। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के इस मेडिकल कॉलेज में अवैध फीस वसूली के संदर्भ में मेरठ की निवासी मोहिनी जैन ने से कर्नाटक के एमबीबीएस कॉलेज द्वारा अवैध फीस वसूले जा रही थी ट्यूशन फी के नाम पर, जिसके खिलाफ उन्हें अदालत में शरण ली। ये वाला गलत है, बाकी सही है, वो भी आप ध्यान दीजिए। लक्ष्मीकांत पांडे बनाम भारत संघीय भारतीय बच्चों के अंतरदेशीय गोद लिया जाना, ये मामला था। एसपी गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति और अन्य सामाजिक उद्देश्यों के लिए लोकहित याचिका दायर करने हेतु नागरिकों का समर्थन बनाना। ओल्गा टेनिस बनाम मुंबई नगर निगम आजीविका का अधिकार। अगला है, अब हमें मैच करना है, ये आपके राष्ट्रपति हो गए, उनका रिलेटेड कार्यकाल हो गया, बरा मिहिर हो गए, जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन, नीलम संजीव रेड्डी। आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, आता ही है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर स्पीकर, प्रधानमंत्री, वित्त आयोग, ये सब निर्वाचन आयोग, ये सब का नाम क्रम में सजाने को आ सकता है आपके एग्जाम में। अगला है, भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार अनुच्छेद 51 क के खंड च में यथावर्णित मिश्रित संस्कृति की नींव। तो संस्कृत भाषा और साहित्य, ऑप्शन नंबर बी। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में एफ के अनुसार भारत का प्रत्येक नागरिक हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरव परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। उच्चतम न्यायालय ने संस्कृत भाषा और साहित्य को इसकी नींव की संज्ञा दी है। ठीक है। अगला, भारत के नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ठीक है, मौलिक अधिकार की बात है। देखिए संस्कृति और शिक्षा, ठीक है, विधि के समक्ष, ठीक है। तो क्या भारतीय नागरिकों को सिर्फ पूछे, भारत के नागरिकों को पूछा जा रहा है ना, तो इसमें हो जाएगा पहला, और ये शोषण के विरुद्ध भी सबको मिलेगा, और विधि में भी पहला और चौथा सिर्फ मतलब भारत के नागरिक को मिलेगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, पढ़ते हैं एक एक। संसद के विधायन के अध्याधीन किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। ठीक है। संविधान की 5वीं अनुसूची का संबंध असम, मेघालय और त्रिपुरा में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से है।
अनुसूचित क्षेत्र वाले राज्यों की सरकार को ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट जमा करनी पड़ती है। संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में संबंधित राज्यों को निर्देश देने तक विस्तार होती है। तो इसका राइट आंसर है पहला और चौथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा है 34। अधीनस्थ न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट में बताना। फिर से देखिए, पंचायत न्यायालय केवल दीवानी क्षेत्राधिकार है। दूसरा है पद सोपान में मुंसिफ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के न्यायालय से नीचे होता है। सी है जिला न्यायाधीश के न्यायालय से सेशन के अधिक गंभीर दीवानी वाद होते हैं। तो इसका हो जाएगा ए और सी, ऑप्शन नंबर। वर्तमान में लोक लेखा समिति के 22 सदस्य होते हैं। उसमें से क्या होता है, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। और ये सबसे पुराना भी है समिति है, याद रखिए 1919 का है। पहली बार 1921 में हुआ था, तब से लेके अस्तित्व में है। अगर सबसे पुराना भी पूछा जाए तो उसमें ये रहेगा। अगला है नकारात्मक मत के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नीचे दिए गए कूट से बताना। देखिए, भारत का चुनाव आयोग चाहता है कि मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उपयुक्त में से कोई नहीं यानी नोटा का बटन दिया जाए। ठीक है, नोटा विकल्प के लिए उच्चतम न्यायालय में उस एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म द्वारा लोकहित याचिका दायर की गई थी। तीसरा है किसी निर्वाचन क्षेत्र में यदि नोटा को सबसे अधिक मत मिले तो वहां दोबारा मतदान कराया जाएगा। चौथा, यदि किसी उम्मीदवार को नोटा मत से कम मत भी प्राप्त होता है तो भी सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा। तो इसमें क्या सा कौन सा कूट, पहला और चौथा। ठीक है, अगला है फिर है असर्शन रीजन का। भारत में संघवाद का अवसान नहीं हुआ है। तर्क बोल रहा नए क्षेत्र लगातार राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। तो ठीक है, दोनों बट व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा चुनाव क्षेत्र की संरचना का सही ब्यौरा है। तो ये है आपका 243। अब अभी वाला देख लेना, ये तो ओल्ड क्वेश्चन है ना। ठीक है, इसको रहने दो। अगला है 39। 39 में है निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। तो देखिए, 6 प्रांतों में व्यवस्थापिका द्विसदनी थी। गवर्नर जनरल को अस्थायी अधिनियम बनाने का अधिकार था, न कि अध्यादेश बनाने का। विधायन की अवशिष्ट शक्तियां केंद्रीय व्यवस्थापिका के पास थी। केवल मुस्लिम समुदाय के पृथक प्रतिनिधित्व था। तो इसका है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगला है मैच करना हमें। हितकारी संगठन है भारतीय किसान संघ है, समता संगठन है किसान मजदूर। अभी किस किस राज्य से रिलेटेड है वो हमें लगाना है। तो देखिए, हितकारी हो जाएंगे महाराष्ट्र, भारतीय किसान हो जाएगा गुजरात, समता संगठन हो जाएगा उड़ीसा और किसान मजदूर हो जाएंगे आपके ये वेस्ट बंगाल, है ना। नहीं, राजस्थान है, सॉरी, ये थर्ड होना चाहिए ना, या थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, यानी सी आंसर। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 41। तो छोड़ दो 16वां लोकसभा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही तरीके से सुमेलित नहीं है। रजनी कोठारी, योगेंद्र यादव, पॉल ब्रास, जेम्स मैनहम। कौन सा सही नहीं है। तो ये यही वाला नहीं होगा, ऑप्शन डी, ये तीनों सही है। अगला है निम्नलिखित में से किसने कहा वर्तमान समाज के संदर्भ में जाति प्रणाली एवं उसके साथ जो कुछ भी है वे असंगत, प्रतिक्रियावादी, प्रतिबंधात्मक
और प्रगति में बाधाएं। तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला है, सूचना के अधिकार में प्राप्त किए गए विशिष्ट गतिविधियों का क्षैतिज समूहीकरण होता है। तो सूचना के अधिकार में यह अधिनियम अक्टूबर 2005 में लागू हुआ। इसने सरकारी गोपनीय अधिनियम 1923 को समाप्त किया। इसने सूचना के स्वतंत्र अधिनियम 2002 को समाप्त नहीं किया। यह केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। तो ए और डी, इसका याद रखें। सूचना का अधिकार 12 अक्टूबर 2005। अब लोक प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नौकरशाही दलीय हितों के प्रति पक्षपात दिखाती है? तो ये हो जाएगा प्रसादात्री, ऑप्शन सी। इसको लूट प्रणाली भी बोलते हैं ना। अगला है, किसी संगठन में प्राप्त किए गए विशिष्ट गतिविधियों का क्षैतिज समूहीकरण होता है। तो विकेंद्रित। एल.डी. वाइट के अनुसार लोक प्रशासन के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के कारण निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये हो जाएगा ड्यूटी में लंबी अनुपस्थिति, ऑप्शन बी। संगठन के व्यवहारवादी सिद्धांत के साथ कौन से नाम संबंधित है? तो ये हो जाएगा ए, बी और डी। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? चेस्टर बर्नार्ड हो जाएंगे, मॉरेन हो जाएंगे और मॉस्लो हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। नीति निर्धारण नियम की एक प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य श्रेष्ठ विकल्प का चयन है। कारण बोला जा रहा है नीति निर्धारण में तर्क संगतता सम्मिलित है। तो इसका हो जाएगा दोनों सही और सही व्याख्या है। अगला है, रिक्सवादी गैग्रिया मॉडल निम्नलिखित में से किसका सूचक है? तो ये है आपका कुल आधारित संगठन, सामुदायिक मूल्य और दैवीय सत्ता स्रोत, ऑप्शन सी। इनकी बुक है एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटी 1964। ठीक है। अगला है, असर्शन रीजन का है, विकेंद्रीकरण का मसला सामान्य स्वीकृति की तुलना में अवधारणा और व्यवहार में अधिक जटिल है, क्योंकि विकेंद्रीकरण के बारे में दोहरी भूमिका का उपागम एक नए परिवेश में क्षेत्र कार्य के विरोधाभास के पूर्वाभास का एक प्रकार है। तो ये दोनों सही है बट व्याख्या नहीं है, ऑप्शन बी। अगला है 52। टेलर ने अपने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया है? तो कुशलता और मूल्यांकन विशेषज्ञ, ये नहीं। ठीक है। इनकी बुक है का जो था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911, जिसमें उन्होंने कुशलता, मूल्यांकन और विशेषज्ञ का समर्थन नहीं किया। अगला है क्वेश्चन 53। चेस्टर बर्नार्ड ने एक अधीनस्थ की अपने प्रबंध की सत्ता की स्वीकृति के बारे में एक अवधारणा विकसित की थी। इसकी पहचान कीजिए। तो ये है उदासीन क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, W.A. रॉबसन ने नौकरशाही की त्रुटियों का सार प्रस्तुत करते हुए किसको शामिल नहीं किया है? तो ये सामान्यवादी ने प्रशासनिक प्रणाली पर प्रभुत्व रखना, ऑप्शन बी। अगला है, मैक्स वेबर और फेडरिक रिक्स के बीच किसने संदर्भ में समानता है? तो ये उन्होंने अपने पर्यावरणीय परिवेश में प्रशासनिक प्रणालियों का अध्ययन किया। अगला है क्वेश्चन नंबर 56। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण मूल रूप से अपरंपरागत होता है, लेकिन उसके द्वारा सुधारा जा सकता है। तो इसका है, देखिए, प्रबंध द्वारा साक्ष्य देना, उसके कर्मचारियों के विचारों के बारे में वास्तव में रुचि, और ये है मुखिया को बताए गए विचारों और समस्याओं पर कदम उठाना चाहिए। तो ए और सी है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। अगला, परासिकता के सिद्धांत के मूल तर्कों की पहचान करें। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बी और डी सही है।
विकसित पश्चिमी देश विभिन्न साधनों से पराश्रितता की स्थिति बनाए रखते हैं, और तीसरी दुनिया के देश प्राकृतिक संसाधनों और सस्ते श्रमिक प्रदान करती है। तो सही बात है। अब देखो, मैं ए और सी भी पढ़ती हूँ कि ये नहीं होगा। उपनिवेशों के विकास को श्वेत व्यक्तियों के बोझ के रूप में देखा जाता है। औद्योगिकरण और बाजार अर्थव्यवस्था विकास में सहायक होता है। ये क्या पूछ रहा था? पराश्रितता के सिद्धांत के मूल तर्कों की पहचान कीजिए। ठीक है, ये पराश्रितता के सिद्धांत, तो बी और डी हो जाएगा। अगला है, ये है आपके संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल के कार्यकाल और उन्हें मैच करना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। मैच देखिए, पहले हो जाएगा कॉफी अन्नान का 97 से 2006, बुतरस बुतरस खाली 92 से 96, ये जेवियर पेरेत कुल्लार का है 82 से 91, और कुर्त बलहिम का है ये 72 से 81, इस क्रम में है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का शांति स्थापना अभियान नहीं है? प्रथम पीढ़ी का, तो कंबोडिया में संयुक्त राष्ट्र की संक्रमणीकालीन सत्ता ये नहीं है। बाकी तीन है वो भी ध्यान रखिए। संयुक्त राष्ट्र युद्ध विराम परिवीक्षण संगठन, संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन बल, संयुक्त राष्ट्र जिस एग्जमेंट पर्यवेक्षक बल, तो ये ए नहीं है, बाकी ये तीनों है। अगला मैच करना, इमेनुअल वॉलस्टीन है, वॉन न्यूमैन है, मॉर्गन थाउ है, फ्रांसिस फुकुयामा है। तो देखिए, फ्रांसिस फुकुयामा इतिहास का अंत की बात, फिर वॉन न्यूमैन हो जाएंगे खेल, इमेल वॉलस्टीन हो जाएंगे आपके परासिकता, और मॉर्गन थाउ हो जाएंगे यथार्थवाद। तो इस हिसाब से आप कर लो। इसका राइट आंसर सी है। अगला है, अमेरिकी विदेश नीति ने लोकतांत्रिक सरकार को समर्थन दिया है। समय समय पर सैनिक व्यवस्था को भी अमेरिका द्वारा समर्थन किया गया है। तो दोनों सही है, बट सही व्याख्या नहीं है। अगला है, परासिकता सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, मैं एक एक कथन पढ़ी। देखिए, मूल और परिधि के बीच असमान संबंध, ठीक। तीसरी दुनिया के देशों में विकासात्मक प्रक्रिया अल्प विकास पर पुनर्बल देती है। सी है, औद्योगिकरण लोकतंत्रीकरण के नए रूपों और वैश्विक व्यवस्था में न्याय संगतता का मार्ग प्रशस्त करता है। फिर है, नव उपनिवेशवाद को मजबूत बनाना। इसका राइट आंसर है आपका सिर्फ सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, शांति के लिए एकजुटता प्रस्ताव किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो एचेसन प्लान। अगला है, शांति संतुलन किसका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है? शांति संतुलन तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचारधारा का। अगला है, एरिस एल क्लॉड जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति के प्रबंध का साधन नहीं है? तो शस्त्र नियंत्रण, ऑप्शन ए। अगला है, यूरोप में अपनी प्रादेशिक संप्रभुता के साथ आधुनिक राज्य प्रणाली किस घटना के परिप्रेक्ष्य में पहली बार अस्तित्व में आई? वेस्टफेलिया की संधि। आधुनिक राज्य जो है उसी से आई है, वेस्टफेलिया की संधि 1648। अगला, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके बताना। यह परिषद 54 मेंबर है। यह परिषद वर्ष भर में आमतौर पर नागरिकों के सदस्यों के साथ अनेक लघु सत्र और अनेक तैयारी बैठक और पैनल चर्चा आयोजित करती है। फिर है, ये जुलाई में 3 सप्ताह का सत्र भी आयोजित करती है। इस परिषद में मतदान साधारण बहुमत से होता है और प्रत्येक सदस्य का एक मत होता है, पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी। अगला 68, कैर एमिंगस्टन के अनुसार प्रथम पीढ़ी में शांति स्थापना अभियान का सर्वाधिक प्रभाव बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो ये अमेरिकी बलों को भी शांति स्थापना अभियान में रखा जाना चाहिए, ये वाला नहीं है। अगला है, कूट वाला है, निवारक
निवारक राजनयन है, शांति निर्माण है, आगे है शांति स्थापना है, संघर्ष उत्तर संघर्ष से शांति है। इसका राइट आंसर ए है। तो ए में थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, रुक जाइए एक बार मिला लेते हैं, दो में है ना, रुक जाइए इसको थोड़ा सा मैं, फिर भी दो पेज में तो आपको सही, आप देख लो एक बार मिला लेना वीडियो को रोक के, ठीक है। सॉरी, अगला है, इसका राइट आंसर होगा, अगला है क्वेश्चन नंबर 70। गुटनिरपेक्ष नीति शीत युद्ध के काल में अधिक प्रासंगिक थी। गुटनिरपेक्ष देश निर्वंशीय और धार्मिक भेदों के आधार पर विभाजित थे। तो दोनों सही है, बट एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहा है। G20 के सदस्य कितने एशियाई, ऑप्शन सी। अगला है, अमर्त्य सेन निम्नलिखित में से कृति को किनके प्रकाशन के उनके कार्यक्रम में व्यवस्थित करें। तो उनका जो प्रकाशन है कौन कौन सा क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हो जाए चॉइस, वेलफेयर एंड मैनेजमेंट, फिर है आपका इन इक्वलिटी, फिर है आइडिया नहीं, फिर है आपका डेवलपमेंट एज फ्रीडम, फिर है आइडिया ऑफ जस्टिस। सबका ध्यान रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला है जेनकिंस, वाइनर विनर, क्रिस्टोफर जेफरलोट, पॉल ब्रास। तो ये बुक है। इसका राइट आंसर ए है। तो ए का 3 और बी में फर्स्ट, वाइनर विनर का स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये पता होना चाहिए था आपको। बाकी सी का 4 है। क्रिस्टोफर जेफरलॉट का है इंडियाज साइलेंट रेवोल्यूशन, द राइज ऑफ द लॉ कास्ट इन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स। डी में हो जाएगा लैंग्वेज, रिलीजन्स एंड द पॉलिटिक्स इन नॉर्थ इंडिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रुक जाओ। हाँ, अब आप इसका 1 मिनट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चल, अगला है क्वेश्चन नंबर हमारा 73 ना, 74। 74 क्या है, देखिए बुक है और उससे थिंकर है। द आर्ट ऑफ जजमेंट, द स्टडी ऑफ पॉलिसी मेकिंग, अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी, द न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, पर्सनालिटी एंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ए में थर्ड है, ए में थर्ड और बी में फर्स्ट, सी में थर्ड और डी में फोर्थ, ठीक है, ऑप्शन बी। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार की दूसरी पीढ़ी निम्नलिखित में से किस अधिकार को शामिल नहीं करती। तो उत्पीड़न, दासता से मुक्ति ये नहीं करती, ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मानव अधिकार की दूसरी पीढ़ी उत्पीड़न और दासता से मुक्ति के अधिकार को नहीं शामिल करती। उत्पीड़न और दासता की मुक्ति प्रथम पीढ़ी के मानवाधिकार से संबंधित है। इसमें वर्तमान विश्व की मुख्य चुनौतियां सेकंड में क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ये सब शामिल है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड 75 क्वेश्चंस किए हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं आगामी एग्जाम में। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी वजह से आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, अगर चैनल हेल्प करे आपके प्रिपरेशन में, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी सारे कंटेंट मैंने डाल रखा है चैनल पे, आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की काफ़ी सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।